सारे मेरे को यहाँ पहलवान जी के नाम से जानते हैं। दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या बड़ी कंट्रीज छोड़ के आप थाईलैंड ही क्यों आए? उस टाइम मैंने बोला कि अपन इधर ही रहेगा, क्योंकि 2014 से लेके 17 तक मेरे दिमाग में थाईलैंड ही चल रहा था कि मैंने बहरीन को वेंड अप करके थाईलैंड पहुंचना। इंस्टाग्राम की रील्स देख के यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं कि हमें ऐसी लाइफ मिलेगी। देखिए साहिल भाई, ये आपने ना बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन पूछ लिया है मेरे से। साहिल भाई, पहले मेरे को आप ये बताइए कि आप मेरे खर्चे के बारे में पूछ रहे हैं कि लोगों के? जिन्होंने मेरे को बुलाया था उन्होंने जी। बोला एयरपोर्ट के बाहर आके मेरे को फोन कर दे। 25 से 30 बार फोन किया तो मेरा किसी ने फोन नहीं उठाया, और कुछ एरिया ऐसे लगे जहाँ सारे इंडियन थे। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि इंडियंस यहाँ पे कौन कौन से काम करते हैं। तो क्या ट्रैवल एजेंट था वो या दोस्त था? वो कुछ लोग स्कैम के लिए इसका मिसयूज करते हैं। मिस यूज करते हैं। पहले दिन कदम रखोगे आपका पासपोर्ट गाड़ी में ही ले लिया जाएगा। थाईलैंड में लीगली काम करना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है? जब लोग थाईलैंड का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है हॉलीडे, बीचेस एंड पार्टीज। लेकिन एक चीज जो कोई नहीं दिखाता वो है थाईलैंड में रहने वाले इंडियंस की लाइफ। ये लोग यहाँ पे हॉलीडेज के लिए नहीं आए होते, ये लोग यहाँ पे आए होते हैं अपनी जिंदगी बनाने। और आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ एक ऐसे इंसान से जो 2017 में आए थे। यही उन्होंने काम किया, यही उन्होंने सर्वाइव किया एंड यही उन्होंने स्ट्रगल भी किया। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक रियलिटी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप थाईलैंड कब आए थे? तो सबसे पहले सारी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप पहलवान। जी। सारे मेरे को यहाँ पहलवान जी के नाम से जानते हैं। जी। और मैं 2017 में पहली बार यहाँ काम करने के लिए आया था। 2017 ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे थाईलैंड बहुत अलग था एंड आजकल थाईलैंड काफी चेंज हो चुका है। चलो थोड़ा पीछे जाते हैं। 2017 में थाईलैंड ही क्यों? दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या बड़ी कंट्रीज छोड़ के आप थाईलैंड ही क्यों आए? तो साहिल जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जी। मैं थाईलैंड सबसे पहले आया था 2014 में। ओके। और वो मैं आया था सऊदी अरेबिया से। क्या बात। मैं वहाँ पे काम करता था। ओके। हमारी रेंट ए कार की एजेंसी थी। ओके। वहाँ के टूरिस्टों को हम सेल्फ ड्राइव के लिए कारें देते थे। ओके। और फिर उसके बाद मैं चला गया बहरीन। ओके। वहाँ भी मैंने 2-3 साल लगाए। पर जो 2014 में मैं थाईलैंड आके गया था, जी। वो मेरे दिमाग से निकला नहीं। अच्छा, रीजन? रीज़न ये था कि बहरीन और सऊदी अरेबिया में भी हम टूरिस्टों के लिए ही काम करते थे ओके। उस टाइम। ओके। बट वहाँ पे रूल और रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब थाईलैंड से भी स्ट्रिक्ट थे? बहुत ज़्यादा। क्या बात। तो जब मैं थाईलैंड आया, जी। तो एक तो मेरा काम सेम था। ओके। ये भी टूरिस्ट कंट्री है। राइट, बिल्कुल राइट। तो ये मेरे को क्लिक किया उस टाइम। क्या बात। और जो मेरी, जैसे होता है ना कि जैसी कंट्री में चाहता था, जी। तो वो यही थी। तो उस टाइम मैंने बोला, अच्छा। मैंने नहीं बोला, मेरे माइंड ने बोला अच्छा। कि अपन इधर ही रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। और जब मैं थाईलैंड पहली बार आया ना, जी। तो मेरे को इधर की वाइब बिल्कुल इंडिया जैसी लगी। जैसे कि? जैसे कि जब मैं यहाँ पे आया, जी। पहली बात तो मेरे को बड़े इंडियन मिले जिनके अपने बिजनेस थे। अच्छा जी। और कुछ एरिया ऐसे लगे जहाँ सारे इंडियन थे। और मेरे को वो एरिया देख के ओके। ऐसा लगा कि मैं इंडिया में घूम रहा हूँ। ओके। और नंबर 2, जहाँ का कल्चर, जी। जहाँ के टेम्पल्स, जी। यहाँ के लोग, जी। सब कुछ देख के, जैसे वो रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो वो सब देख के लगा कि यार ये हमें अपना समझते हैं। क्या बात। और इंडिया वाली फील आई आपको? इंडिया वाली फील है। ये बात बहुत लोग नहीं समझते। थाईलैंड जो है वो इंडिया के काफ़ी फील क्लोज होता है, यानी कि फूड, कल्चर एंड लोग। लेकिन फिर भी ये एक फॉरेन कंट्री है। जब आप यहाँ आए थे तो आपको क्या लगा था कि लाइफ इजी होगी? जब मैं 2017 में यहाँ काम करने के लिए आया था, जी। क्योंकि 2014 से लेके 17 तक मेरे दिमाग में थाईलैंड ही चल रहा था कि मैंने बहरीन को वेंड अप करके थाईलैंड पहुंचना है। अच्छा। क्या बात। तो मैंने उधर काम किया। अच्छा। तो उस टाइम तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी कि यहाँ पे लाइफ कैसी होगी, अच्छा। क्योंकि दिल कह रहा था अपन इधर ही रहेगा, अच्छा। जी। कि थाईलैंड ही रहना है। जी। तो ये मैं कुछ भी सोच के नहीं आया था उस टाइम कि अच्छा। मेरी लाइफ कैसी होगी कैसी नहीं होगी। हम्म। और क्योंकि मैं पहले कंट्रियों में काफ़ी स्ट्रगल कर चुका था, ओके। तो मैं स्ट्रगल से डरता नहीं था। ओके। तो मेरा माइंड ये कह रहा था कि जो होगा देखा जाएगा, पर सेटिंग
थाईलैंड में ही करनी। अभी आपने बोला कि 2014 से लेके 2017 तक आपके दिमाग में सिर्फ थाईलैंड चल रहा था, लेकिन जब 17 में आप काम करने आए और जब घूमने आए थे, इसमें क्या डिफरेंस था? जो मैंने सोचा था, जो चीज़ें मैं सोच के मेरे दिमाग में चल रही थी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। ओके। क्योंकि जब मैं सबसे पहले थाईलैंड आया, जी। जिनके थ्रू आया, जी। मेरी फ्लाइट उतरी एयरपोर्ट पे ओके। सुबह 4-5 बजे। अच्छा। और जिन्होंने मेरे को बुलाया था, उन्होंने जी। बोला एयरपोर्ट के बाहर आके मेरे को फ़ोन कर देना। ओके। तो मैंने कम से कम 25 से 30 बार फ़ोन किया, अच्छा। तो मेरा किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, तो क्या ट्रैवल एजेंट था वो या दोस्त था? वो ऐसे था कि जब मैं 14 में यहाँ पे पहली बार घूमने आया, तो ओके। उसी साल में मैं 3-4 बार घूमने आया। अच्छा। हाँ, तो वो हमारा ट्रैवल एजेंट था। ओके। मतलब वो हमें गाइड करता था यहाँ पे। ओके। तो उसने उसको ही मैंने बोला कि जी। भाई मैंने थाईलैंड में सेट होना है, जी। तो कुछ करो। तो उन्होंने बोला तुम आ जाओ, मैं देख लूँगा। तो मैं एयरपोर्ट पे आया, जी। तो मैंने 20 से 25 बार फ़ोन किया, अच्छा। तो फ़ोन उठाया नहीं। ये नहीं कि फ़ोन स्विच ऑफ था, बट किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य था या कुछ था कि मैं जेब में अच्छे खासे पैसे, हम्म। और पहले मैं थाईलैंड घूम चुका था 3-4 बार, हम्म। तो मेरे को थोड़ी नॉलेज भी थी। ओके। तो इसलिए मैंने जब देखा कि कोई आंसर नहीं आ रहा है, हम्म। तो मैं हमेशा जिस होटल में रहता था, हम्म। मैंने नीचे से टैक्सी बुक की एयरपोर्ट से हम्म। और सीधा उस होटल पे चला गया कि हम्म। ओके। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, फिर? कि कोई फ़ोन उठाएगा तो ठीक है, नहीं तो 5-7 दिन का एक और टूर सही। ओके। क्योंकि बीच में 2-3 साल का गैप था, मैं अच्छा। वैसे ही थाईलैंड नहीं आया था। अच्छा। तो सबसे पहले मैं अपने वो होटल पे पहुंचा। ओके। उसके बाद सामने मसाज थी, तो थाई मसाज कराई। 2-3 घंटे चेक इन मिलना नहीं था, अच्छा। और मेरे को तो वेट था कि बंदा मेरा फ़ोन उठा ले, अच्छा। जो उठा नहीं रहा था। अच्छा। तो लगभग दोपहर के 12-1 बजे वो बंदे का फ़ोन आया अच्छा। कि सॉरी प्रदीप भाई, मैं रात को पार्टी के लिए चला गया था, तो आपका फ़ोन नहीं देख पाया। अच्छा। लेट नाइट सोया नहीं, अच्छा। तो मेरी आंख लग गई थी। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा। पर साहिल भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ जी। कि मैं इधर का फैमिलियर था, क्योंकि मैं पहले घूम के गया हुआ था। ओके। बट मेरी जगह हम्म। कोई बंदा पहली बार काम करने आता, राइट। तो उसका एक्सपीरियंस वेरी बैड होता। एग्जैक्टली, लोग सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं दिखती, अकेलापन नहीं दिखता, एंड कंफ्यूजन नहीं दिखता। अब मुझे ये बताइए, जो इंस्टाग्राम पे रियलिटी दिखती है लोगों को और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, उसमें कितना डिफरेंस? साहिल भाई, जो इंस्टाग्राम पे लोग रील्स देखते हैं ना, जी। वो टूरिस्ट लोगों के लिए। एग्जैक्टली। और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो टूरिस्ट जहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, वो कुछ टाइम के लिए मस्ती मारने के लिए आते हैं। राइट। बट जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जी। उनके लिए मस्ती नहीं होती, उनके लिए सिर्फ काम होता है। राइट। और उन्होंने अपने घर वालों से दूर ओके। कई कई साल, ओके। जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जी। जो फेस्टिवल होते हैं जी। हमारे इंडिया के या दूसरी कंट्रियों के, जी। हम उनसे दूर रह जाते हैं। राइट। अपने घर वालों की याद आती है, जी। अपने घर के कई फंक्शन पे नहीं पहुंच पाते। राइट। तो वो काम करने वालों के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग्स हैं। और साहिल भाई, जी। अगर कुछ लोग इंस्टाग्राम की रील्स देख के यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं जी। कि हमें ऐसी लाइफ मिलेगी जी। जैसी वो रील्स में देख रहे हैं, जी। वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो मेरे हिसाब से ऐसा सोच के कभी ना आए, राइट। क्योंकि वो अपने घर वालों का पैसा, सुख चैन, और अपना पैसा सुख चैन सब गवा देंगे राइट। ऐसा करके। सच बताऊं, हमारी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि भाई इंडियन थाईलैंड में क्या करते हैं, एंड क्या यहाँ पे जॉब करना इजी है या मुश्किल। तो आज इस चीज़ को इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि इंडियंस यहाँ पे कौन कौन से काम करते हैं। साहिल भाई, मेरे हिसाब से इंडियन यहाँ पे बहुत काम करते हैं। जी। जैसे कि? जैसे कि
कईयों के अपने रेस्टोरेंट हैं, ओके, कईयों के अपने होटल्स हैं, ठीक है। अपने पब डिस्को हैं ठीक है। और ट्रैवल कंपनियां हैं। बट ये तो सारे ओनरशिप हो गई ना। हाँ, जॉब का मुझे बताइए। जॉब के लिए भी देखो, यहाँ पे जो जिनके पास रेस्टोरेंट है जी, वहाँ पे कुछ हमारे लड़के जी, इंडियंस जी, कॉलिंग बॉय का काम करते हैं। जी, एज ए शेफ कई लोग हैं, जी, वेटर्स हैं, जी, और डिस्को में भी ऐसे कॉलिंग बॉय हो गया, डिस्को के अंदर की जो भी सर्विसेज होती हैं जी, वो प्रोवाइड करवाते हैं। जी। और मतलब कि हमारे इंडियन यहाँ पे हर टूरिज्म में जो जो चीज़ यूज़ होती है वो हर फील्ड में लड़के जॉब करते हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हर कोई यहाँ पे बिजनेस ओनर्स नहीं है। ज़्यादातर लोग बेसिक सर्वाइवल जॉब से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत ज़रूरी है, वीज़ा एंड वर्क परमिट। तो मुझे ये बताइए कि थाईलैंड में लीगली काम करना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। साहिल भाई, मेरे हिसाब से थाईलैंड में लीगली काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, यहाँ का वीजे का प्रोसेस, राइट। यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन जी, और जो पैसा लगता है हर साल, जी, हर मंथ, जी। बहुत ज़्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें पूछते हैं कि साहिल भाई हमें काम बताओ, ये बताओ, और इसमें कई सारे लोगों ने यहाँ पे स्कैम भी किया है। लोगों को जॉब का दिलासा दे के यहाँ पे बुलाया, उसके बाद उनसे पैसे लिए, फिर वहाँ यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे भी रहे। फिर हमारी इंडियन एम्बेसीज जो है, यहाँ फिर इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने हेल्प करी, वापस भेजा। उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि उनको अवेयरनेस मिले। मैं साहिल भाई वो ही कहना चाहता हूँ आपको, वो ऐसे फंस जाते हैं कि जिन्होंने फंसाना है वो फंसाने के लिए बैठे हैं। मतलब अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस कम है, और जो लोग फंसाते हैं यहाँ पे जी। उनकी रोजी रोटी वहां से चलती है। आप बट मेरी बात ये को समझिए। जी, जो जब कोई फंसने वाले बंदे के पास पूछेगा कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, वो उसको बहुत ही इजीली बोलेगा, अरे आ जाओ भाई, तुम्हारा 1.5-2 लाख वाक लगेगा, काम करा देंगे, ओके। कोई बात नहीं है। ऐसे और भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, बाकी अदर कंट्रीज में जाके काम करना चाहते हैं। आप उनको क्या राय देना चाहते हैं। साहिल भाई, सबसे पहले तो वो कंपनी की प्रोफाइल जरूर चेक करें। जी, और मैं आपको खास थाईलैंड के बारे में बताना चाहूँगा, जी, क्योंकि जी, हम बात थाईलैंड पे कर रहे हैं। जी, तो थाईलैंड में आना बहुत इजी है। जी, मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा यहाँ पे काम करने के लिए, जॉब करने के लिए आने का सोच रहा है, जी, तो सबसे पहले अगर उनको कोई ऑफर कर रहा है कि जी, आप मेरे पास जॉब कर सकते हो, जहाँ सब कुछ सही है, ओके, तो पहले वो कुछ दिन के लिए थाईलैंड आके वो जगह देखे, वो कंपनी देखे, और आस पड़ोस उस बंदे की क्या रेपुटेशन है, क्या चीज़ है, उसको देख परख के ही आगे बढ़े मेरे हिसाब से। बट इसमें मेरे को पता है कि आदमी का एक बार आने के लिए पैसा लगेगा, जी, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। बट अगर आपने अपनी लाइफ गुजारनी है, जी, आगे कुछ करना है, जी। तो मेरे हिसाब से सेफ साइड चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं इस चीज़ में। राइट। थोड़ा पासपोर्ट वाले मैटर पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि जो लोग यहाँ पे आते ही पासपोर्ट ले लेते हैं अपने वर्कर्स का, और जो वर्कर्स अपने पासपोर्ट दे देते हैं अपने बॉसेस को, उसका थोड़ा सा बताइए। तो साहिल भाई, मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ, जी, लीगली जी, थाईलैंड में क्या किसी भी कंट्री में जी, हमारा पासपोर्ट कोई नहीं ले सकता। पर चक्कर क्या है कि जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं जी, वो किस सिनेरियो से आए हैं। जी, अगर तो वो सारा पैसा खुद लगा के आए हैं, जी, वीज़ा वर्क परमिट वो खुद ले रहे हैं, जी, सारा पैसा इधर सारे खर्चे खुद बेयर कर रहे हैं, तो उनको पासपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनका ओनर उनसे ज़बरदस्ती पासपोर्ट ले सकता है। हम्म, और दूसरी सिनेरियो में मैं बता दूं, लीगली पासपोर्ट कोई भी नहीं ले सकता। बट कई बार क्या होता है, मैंने जो सीन देखा है कि कुछ लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, हम्म, बट जो उनके ओनर हैं उनका वीज़ा, वर्क परमिट, उनका सैलरी, उनका रहना सहना सब कुछ वो उनके लिए करते हैं, ओके, क्योंकि उनको बंदों की ज़रूरत होती है। कई बार ये हमें ओनर के व्यू ऑफ पॉइंट से भी देखना चाहिए। हम्म, कई बार क्या होता है कि ओनर ने पूरा पैसा लगाया होता है वर्कर के ऊपर, हम्म, उसको लाने में, उसको रखने में, उसकी सैलरियाँ, उसकी हर चीज़, उसका वीज़ा, वर्क परमिट। हम्म, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, तो वर्कर 1 महीना 2 महीने के बाद कई बार बोल देता है मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, या मैं जा रहा हूँ, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, तो उसमें वो ओनर का पूरा पैसा डूब जाता है। तो ये ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपकी राय नहीं है, ये राइट। मेरी राय नहीं है। जी।
कुछ लोग स्कैम के लिए इसका मिसयूज करते हैं। मिस यूज करते हैं। बट मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लीगली थाईलैंड में नहीं, किसी भी कंट्री में जी जी। आपका पासपोर्ट कोई नहीं रख सकता। मैं सऊदी अरेबिया रहा, मैं बहरीन रहा, जी। उधर के लोगों का रूल है, हम्म। आप एयरपोर्ट से उतर के पहले दिन कदम रखोगे आपका पासपोर्ट गाड़ी में ले लिया जाएगा। ओ ओके। बट आपका भाई वहां पे 5-6 साल रहा, जी। मैंने अपने दम पे अपना पासपोर्ट किसी को नहीं दिया। सही है। और अगर आपका ओनर अच्छा है, हम्म। बढ़िया है, तो वो आपसे पासपोर्ट मांगेगा भी नहीं। ओके। अगर आपके ओनर के मन में कुछ डाउट है, कुछ चीजें, फिर ही जी। वो आपसे पासपोर्ट मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपना पासपोर्ट दे दिया हो और वो यहाँ पे फंस गया है तो वो किसको कांटेक्ट करे? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले वो टूरिस्ट पुलिस जाए वेल एंड गुड है। और अपनी कंप्लेन लिखाए। जी। वहाँ पे थोड़ा उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। जिनको थाई नहीं आती। राइट। तो यहाँ पे हमारे इंडियन कम्युनिटीज भी बनी हुई हैं। ओके बट टूरिस्ट पुलिस में इंग्लिश तो बोलते होंगे या क्या सीन है? इंग्लिश बोलते हैं, उनके पास ट्रांसलेटर होता है। बट हमारे बंदों को कई बार इंग्लिश कई नहीं बार आती। हमारे बंदों को इंग्लिश भी नहीं आती। एग्जैक्टली। और हम यहाँ पे जो इंग्लिश बोलते हैं उनका स्लैंग इंग्लिश का भी थोड़ा अलग है। अलग है। सही है। तो अगर किसी को ऐसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ वहाँ पे जाके कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई भी रिपोर्ट करने से पहले उसको इंडियन कम्युनिटी को कांटेक्ट करना चाहिए ओके और वो उनका कोई भी बंदा साथ में लेके जा सकता है। ओके। तो वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ है तो उसको इजी रहेगा। ओके सच बताऊं तो थाईलैंड इजी कंट्रीज में नहीं आता। यहाँ के जो रूल्स हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। एक छोटी सी गलती एंड सब कुछ खत्म। अगर आप बिना लीगल क्लैरिटी के थाईलैंड आने का सोच रहे हैं तो मत आइए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, थाईलैंड चीप है या एक्सपेंसिव? साहिल भाई, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जी। मेरे हिसाब से थाईलैंड एक्सपेंसिव है। ओके कैसे? यानी कि मतलब कोई? क्योंकि यहाँ का रहना, यहाँ का वीज़ा, यहाँ का वर्क परमिट, यहाँ का खाना पीना सब कुछ महंगा है। जो चीज़ हम इंडिया में फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की ले रहे हैं, यहाँ पे कितने की मिलेगी? यहाँ पे 300 रुपए की होगी सीधा सीधा। आप मुझे डेली बेसिस के हिसाब से एक्सपेंस बताइए। यानी कि एक तो खाने का हो गया और मंथली आपका जैसे कि कॉन्डोमिनियम्स या अपार्टमेंट्स हो गए या फिर मोटर बाइक का खर्चा हो गया, ये एक्सपेंस मुझे बताइए कि कितना खर्चा होता है। नहीं साहिल भाई, पहले मेरे को आप ये बताइए कि आप मेरे खर्चे के बारे में पूछ रहे हैं कि लोगों के? नहीं, मैं खर्चे के बारे में पूछ रहा हूँ, आपका नहीं। आपका तो ओबियसली ज़्यादा होने वाला है, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक रेगुलर बंदा जो यहाँ पे काम करने आ रहा है उसके लिए थाईलैंड सस्ता है या महंगा? देखिए साहिल भाई, मेरे हिसाब से जो बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है ना, जी। अगर वो पूरा स्टिक होके खर्चा करे ओके तो मेरे हिसाब से फिर भी उसका 500 बाट कहीं ना कहीं घुस जाएगा पूरे दिन। ओके। और अपार्टमेंट वगैरह, रूम वगैरह? रूम वगैरह यहाँ पे साहिल भाई शुरू हो जाते हैं 5,000 बाट, 6,000 बाट से। ओके। और सस्ते वाले मेरे हिसाब सस्ते से वाले 3-4 हज़ार बाट से। हाँ 3-4, वो फिर उनको थोड़ा सिटी से दूर हाँ, या फिर साइड शेयरिंग। में, या फिर या फिर शेयरिंग। शेयरिंग। और मोटर बाइक वगैरह? मोटर बाइक रेंट पे अगर इधर आप लेना चाहते हो तो मंथली आपको 3,000 बाट, 4,000 बाट में मोटर बाइक मिल जाती है। एंड पेट्रोल का खर्चा? पेट्रोल का डेली का 100-150 बाट का खर्चा है। क्योंकि अगर जो बंदा जॉब कर रहा है उसको इधर उधर जाना है, यहाँ का जो काम है जी। वो कंटिन्यूटी में चलता ही रहता है। यहाँ पे ऑफिस वर्क जो इंडियन लड़के आते हैं वो ऑफिस वर्क कम करते हैं। एवरेज इंडियन इन द सेंस कि जिसको अपना घर चलाना है इंडिया में, क्या वो अपना घर चला सकता है यहाँ पे जॉब करने के बाद? साहिल भाई, ये तो ना मैं बताऊं, ये तो मेरे हिसाब से आपके लक के ऊपर है जी। और आपकी मेहनत के ऊपर है और एजुकेशन? और एजुकेशन के ऊपर है जी। और आपके Skills. आप अपने खर्चे कैसे कर रहे हो राइट। वो आपके ऊपर है। मतलब अगर आप पैसा नहीं खर्च रहे हो, पैसा बचा रहे हो, जी। मेहनत ज्यादा कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, जी। तो अगर आप पैसा उड़ा रहे हो तो नहीं, ये मेरे हिसाब से मतलब यहाँ पे वो बंदा ही आए जी। जिसने मेहनत करनी है। जी। बाकी जिसके घर में पीछे से बहुत पैसा है वो आ रहा है उड़ाने को, तो वो उसकी मर्जी है। राइट। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, थाईलैंड चीप है अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तो, नहीं तो ये सिर्फ सर्वाइवल है। डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं, सुबह से शाम तक एक नॉर्मल वर्किंग इंडियन का दिन थाईलैंड में कैसे निकलता है? साहिल भाई, सुबह देख लो कि सुबह 7 बजे उठ जाता है हर बंदा यहाँ पे, राइट। जो वर्क जो जो बंदा काम कर काम रहा करने है, वाला जो है, काम ठीक है। कर रहा है सुबह 7 बजे उठ जाता है जी। और लेट नाइट 12-12, 1-1 बज जाते हैं सोने। बट यहाँ पे काम की जो ड्यूरेशन है वो तो 9 घंटे की है ना? वो 9 घंटे की है, जी। पर वो कागजों में है। ओके। बंदा 12-12, 1-1 बजे तक काम करता ही रहता है।
ओके। क्योंकि हर किसी को अपना घर चलाना है, जी। उसको पैसा चाहिए, जी। उसको चीज़ें चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब वो काम में घुसता है, जी। क्योंकि जब वो कोई भी बंदा है काम पे रेडी होने के लिए जाएगा, सुबह 7 बजे उठेगा, रेडी होगा, जो भी जॉब करेगा, और उसको अपना सारा काम निपटा के वेंड अप करके उसको 12-1 बज जाता है सोने में। कोई भी काम हो, मैंने ये देखा है यहाँ पे, कोई भी काम हो, ओके। इतना इतने घंटे लग जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट एक वर्क परमिट पे आप कितनी जॉब कर सकते हैं? एक वर्क परमिट पे लीगली हम एक ही जॉब कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है बाहरले देशों की तरह कि आपने एक जगह काम किया उसके बाद आप पार्ट टाइम कहीं और जॉब कर रहे हैं। नहीं, बाहर के देश भी जो है ना, वहाँ पे भी जो लीगली है वो आप एक ही जॉब कर सकते हैं। अच्छा। किसी भी कंट्री में एक वर्क परमिट पे, उस वर्क परमिट पे लिखा होता है जी। कि आपने ये वर्क परमिट किस जॉब के अंडर लिया है। ओके। लीगली आप वही जॉब कर सकते हैं। ओके। जो बाहर दूसरी कंट्री में लोग अलग अलग जगह ओवर टाइम चीजें करते हैं, हाँ। वो मतलब लगा लो कि 2 नंबर में ही करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि भैया थाईलैंड में जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ कतई डिफरेंट है, बट ये चीज़ कोई नहीं बोलता। ज़्यादातर काम करने वाले लोग यहाँ पे सीधा घर जाते हैं, नो पार्टीज नो बीचेस। ये पार्ट बहुत रियल है, अकेलापन। कभी ऐसा लगा कि सब छोड़ के इंडिया वापस चला जाऊँ? साहिल भाई, बहुत बार लगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया वापस चला जाऊं, और मैं कई बार गया भी। अच्छा। पर सिचुएशन लगा लो, जी। वहाँ की लाइफ लगा लो, जी। और ऑप्शन ना होने की वजह से जी। मेरे को फिर यू टर्न लेना पड़ा। अच्छा। पर जब बंदा मिस करता है ना अपनी फैमिली को, जी। अपने फेस्टिवल, जी। अपने माँ बाप को, जी। परिवार को, तो वो सोचता है कि मैं इधर अकेला कर क्या रहा हूँ। अपनी एज हो जाए, जी। या अपने माँ बाप की जब एज हो जाती है, जी। तो उसको होता है कि मैं अब अपने माँ बाप के पास रहूं, हम्म। मेरे माँ बाप की एज हो गई है। हम्म। आप समझ ही रहे होंगे हम्म। कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि हर किसी को होता है कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। हम्म। किसका दिल नहीं करता हम्म। कि वो सुबह काम पे जाए, हम्म। शाम को 5-6 बजे जब वो आए तो वो अपने परिवार के साथ हो। पर जब यहाँ पे बंदा काम पे सुबह जाता है और रात को अकेला रूम में सोता है, हम्म। तो वो बहुत ही सैडनेस फील होता है मेरे हिसाब से। राइट। चाहे आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, बट फैमिली, अपना देश, अपनी चीजें तो सबको याद आती हैं। राइट। उस टाइम बंदा सोचता है कि ये पैसा जिस दिन मैं कमा के अपना वापस जाऊंगा, हम्म। और उस टाइम पता नहीं कि वो अपनी फैमिली, उसको, उसकी जो फैमिली है हम्म। वो उसके पास होगी कि नहीं होगी। नहीं होगा, कि सही जैसे बात। वो यहाँ पे अकेला रह रहा है, एक टाइम पे जब वो वापस जाएगा तो हम्म। उस टाइम भी कहीं वो अकेला तो नहीं रहेगा हम्म। अपनी फैमिली के बिना। हम्म। तो ये चीजें तो सोच दिमाग में आती हैं। लोग सोचते हैं फॉरेन में इंडियंस एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो सच क्या है? देखिए साहिल भाई, ये आपने ना बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन पूछ लिया है मेरे जी। से। पर ये मैं आपको सही बताऊं तो ये कुछ सही भी है जी। और गलत भी है। ओके। क्योंकि मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया है, जी। कुछ लोग बिना किसी लालच के आपके हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ओके। बट कुछ लोग उस चीज का फायदा भी उठाते हैं, राइट। स्कैम भी करते हैं। राइट। और कुछ लोग मजबूरियों में खुद फंसे होते हैं और वो किसी की हेल्प कर नहीं पाते, कर नहीं क्योंकि वो बात। खुद भी फंसे होते हैं। राइट। सही टाइमिंग बात। की प्रॉब्लम, उनकी जॉब की प्रॉब्लम, वो हाँ। हेल्प करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। राइट। अगर वो पैसे की हेल्प हो तो कई बार उनकी खुद की इनकम इतनी नहीं होती हम्म। कि वो किसी की हेल्प कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन, ये मिक्स है कि हेल्प करते भी हैं और कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। आप कभी ऐसी कंडीशन में फंसे जहाँ पे आपको लगा कि यार मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ या आपकी कोई हेल्प कर पाता उस टाइम पे? साहिल भाई, मैं सही बताऊं तो जब जब हमारे आगे कोई भी ऐसी चीज आती है जी। कि किसी की हेल्प करनी है, जी। तो मैं तो कभी पीछे नहीं हटता अपनी हैसियत के हिसाब से। ओके। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो कर पाऊँ वो मैं करता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। ओके। अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी को भी हेल्प की जरूरत हो, वो चाहे इधर के थाई भी हैं, जी। अगर किसी को हेल्प चाहिए जी। तो जितना हमसे कोशिश होती है, जो हमारे जी। नोन में चीजें हमें पता है ये अच्छा बंदा है, जी। तो हम उसकी हेल्प जरूर करते हैं। आज लोग सक्सेस देखते हैं लेकिन उसके पहले के साल कोई नहीं देखता। रीटेक करते हैं क्योंकि बीच में थोड़ा सा कैमरे का मुझे लगा कहीं इशू ना हो जाए। मुझे ये बताइए कि थाईलैंड में आपका सबसे लो फेस कौन सा था?
साहिल भाई, थाईलैंड में मेरा सबसे ज़्यादा लो फेस मेरे को जो लगा, जी वो जब मैं थाईलैंड में काम करने के लिए आया, जी तो वही था जो जी मेरे को स्ट्रगलिंग करनी पड़ी, जी। क्योंकि पीछे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बंद करके आ चुका था। तो आप एक अच्छी जॉब कर रहे थे, बट जब आप थाईलैंड घूमने आए, हाँ घूम के आपने देखा कि थाईलैंड बहुत अच्छा है, सुंदर हाँ है, उसके बाद आपने यहाँ पे सेटल होने की सोची, उसके बाद आप वापस जीरो से स्टार्ट हुए। हाँ, जीरो से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं देख के गया था यहाँ की टूरिस्ट कंट्री, ओके क्योंकि मैं एज ए टूरिस्ट आया था ओके और मेरे को लगा कि मैं ऐसी पूरी लाइफ निकालूंगा। ओके। बट जब मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया, जी तो पिक्चर ही कुछ और थी। ओके। यही यही मुझे बताना है अपनी ऑडियंस को। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहले दिन आया, जी 12-1 बजे तक भटका, जी पर मैं यहाँ पे पहले घूम चुका था, जी। इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा प्रेशर कम कम था। था बट था। बट था। हम्म। बट जब मैं पहली बार दूसरी कंट्री सऊदी अरेबिया गया था, तो मैं मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। अच्छा। तो जो मैंने वो सोच के देखा कि हम्म अगर कोई पहली बार थाईलैंड काम करने आता, जो हम्म। पहले कभी थाईलैंड आया ही ना होता, जी उसके साथ ऐसा होता, जी। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता। ओके। मेरे को तो पता था किधर जाना है, राइट। कहाँ बैठना है, वेट कहाँ करनी है, हम्म। पर जो बंदा ब्लैंक है वो क्या करेगा। राइट। आपने मुझे बताया कि जैसे ही आप आए थे तो वो सबसे बड़ा लो फेस था आपका, बट उसके बाद भी आपको कभी ऐसा लगा या फिर उसके बाद भी अप्स एंड डाउन आए आपकी लाइफ में? साहिल भाई, बहुत बार लगा ऐसा। हम्म। जब मैंने एक बार ऐसा फैसला कर लिया था कि मैं अब थाईलैंड में रहूंगा ही नहीं। ये कब की बात? काफ़ी साल हो गए थे मेरे को थाईलैंड में काम करते अच्छा, हुए, उसके काफ़ी बाद। साल। ओके। और एंड ऑफ द डे मेरे को ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे रह के कुछ अचीव ही नहीं किया। अच्छा। मैंने जो कमाया अपने वीज़े, वर्क परमिट, इधर के खर्चे, इधर रहने में ही ख़त्म कर दिया। और ये बहुत सारे इंडियंस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, मुझे लगता है। और साहिल भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई दारू पीता हूँ, जी। ना कोई नशा करता राइट। हूँ, ना आप कोई वेजिटेरियन भी हैं? वेजिटेरियन हूँ, प्योर जी वेजिटेरियन हूँ। जी। मेरे को डिस्को जाने का शौक नहीं है। राइट। मैं अपनी लाइफ में यहाँ पे 5 से 6 बार डिस्को गया हूँगा, वो भी अगर मेरी कोई फैमिली से आया है जी। उसको दिखाने, ओके आधा 1 घंटा 2 घंटे के लिए। ओके पर मेरे को कोई भी ऐसा शौक भी नहीं है। ओके तब भी इतने साल मेहनत करने के बाद जब ओके। मेरे को लगा कि मैं जीरो पे ही खड़ा हूँ, जी। तो वो मेरा बहुत लो फेस था। ओके। एक किस्म का मैं डिप्रेशन में चला गया कि मैं स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ इतने साल के बाद। अच्छा। और मैंने बहुत मेहनत की, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा, दिन रात 18-18 20-20 घंटे मेहनत की, 4-4 घंटे सोया, पर हाथ कुछ नहीं आया, ओके। क्योंकि यहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा है। फिर लो फेस आया कि अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ, जी। इंडिया जाके अपने परिवार के साथ बैठूँ, वहाँ कोई 10-15-20 हज़ार में नौकरी मिलती है वो भी करूँगा, पर वहाँ पे रहूँगा सुकून में, ओके। ऐसा लगा। फिर? पर उधर जाके फिर वही कि कोई ऑप्शन नहीं हुई, और एक अपना स्टेटस, अपनी चीज़ें ऐसी हो चुकी थी जी। कि लोगों को नहीं बता सकते थे। हाँ, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जाके लगता है कि यार हम यहाँ से आए हैं, हमने बहुत कमाया होगा, पर जब घर हाँ, जाते हैं। क्योंकि फैमिली, रिश्तेदार सब समझते हैं इतने साल से ये फॉरेन में, एग्जैक्टली। तो क्या चीज़ बन गया है, राइट मतलब समझ रहे हो। राइट। और ऊपर से मेरी शादी हो चुकी थी, अच्छा। तो आप समझ रहे हो, शादी के बाद जी। ससुराल में भी स्टेटस, सब सब जगह का स्टेटस रखना है। राइट तो मैंने फिर भोलेनाथ का नाम लेके कम बैक किया, और राइट। फिर वैसे साहिल भाई, तब से सब चीज़ें। कुछ ओके है। ओके। अब ओके है। अब ज़िंदगी अच्छी चल रही अब जिंदगी अच्छी चल रही है, बाकी भोलेनाथ के हाथ है सब कुछ। है। राइट। आगे वो गेम और ऊपर लेके जाएगा कि क्या करेगा, सही बात। पर अब जिंदगी सही है। थाईलैंड में हर स्टोरी के पीछे एक साइलेंट स्ट्रगल जरूर होता है। बाहर रहना बहुत ही अच्छा लगता है जब तक फेस्टिवल मिस नहीं होते, फैमिली मिस नहीं होती, या फिर घर का खाना मिस नहीं होता। अब हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर कर देते हैं, तो अब मुझे ये बताइए कि किसको थाईलैंड आना चाहिए और किसको नहीं काम के लिए। साहिल भाई, मेरे हिसाब से जो सच में काम करना चाहता है, जी। पहली बात तो क्या बात। उसको आना चाहिए। राइट, ये बहुत और बड़ी बात। और दूसरी चीज, जिसका इंडिया में अच्छा खासा काम है, ओके। जहाँ अच्छा खासा क्या, जहाँ चल रहा है, राइट। उसका, उसकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, जी ठीक है, जी उसको नहीं आना चाहिए। कुछ लोग यहाँ की चमक दमक देख के, यहाँ जी का लाइफस्टाइल देख के बोलते जी हैं
हम अपने ये बिजनेस बेच के इधर आ जाएंगे, ये चीजें करेंगे, इधर ही रहना है, ये जी करना है। मेरे हिसाब से ये गलत फैसला है, क्योंकि हो सकता है कि जो वो बेच के आए जी दोबारा इधर वो चीज खड़ी ना कर पाए, एग्जैक्टली। और जो बेच के आए वो तो जीरो करके आएंगे, यहाँ भी जीरो हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे बहुत से ऐसे केस देखे हैं। बट जो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे आना चाहता है वो तो मेरे हिसाब से हाँ, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है जी और जिन्होंने एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा कोई अलग से काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है यानी इन्वेस्टमेंट कि करनी हाँ है, वो कर सकते हैं। राइट। बट जिनका कोई एक ही काम है उसको ही बेच के बस हाँ इधर रहने की चाह में कि मैंने थाईलैंड में रहना है, जैसे मैं आया था। जी। और जॉब, जो लोग जॉब्स ढूंढने आ रहे हैं यहाँ पे जो लोग जॉब ढूंढने आ रहे हैं, जी अगर तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जी उनको वीजा वर्क परमिट मिल रहा है, जी उनको सैलरी अच्छी मिल रही जी है, तो वो आए। जी अगर उनको कोई ना तो वीजा दे रहा है, वर्क परमिट दे रहा है, ना रहने को दे रहा है, ना खाने को दे रहा है, जी तो मेरे हिसाब से उसको भी इधर नहीं आना चाहिए। ओके क्योंकि वो सारी जिंदगी फिर अपने खाने पीने के खर्चे पूरे करता रहेगा, राइट। जितने साल मर्जी काम कर ले। बात सीधी है, थाईलैंड शॉर्टकट वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। पहले भी कई बार मैंने आपसे आपकी लाइफ के बारे में स्टोरी सुनी है और आपसे पूछी है, बहुत मज़ा आया मुझे वो सुन के। पर मैं चाहूँगा कि एक नई वीडियो में हम बैठें, और इस वीडियो में तो टाइम कम था, बट एक नई वीडियो में बैठें तो वही पार्ट्स आप दोबारा हमारी ऑडियंस को बताओ, और मज़ा आएगा मुझे लगता है उनको भी सुनने में। जरूर साहिल भाई, जब भी जी आप हमें याद करेंगे तो हम आएंगे जी और बैठेंगे, और वही मजे जो आपने स्टोरियों के लिए हैं जी आपको और अपने दर्शकों को जरूर देंगे। जी। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद सारे दर्शकों का। थाईलैंड बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये एक ऐसी कंट्री है जो आपको टेस्ट करती है। कुछ लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, और कुछ लोग घर वापस चले जाते हैं। तो ये थी गाइज हमारे प्रदीप भाई की रियल लाइफ। हम कोशिश करेंगे और भी इनके साथ वीडियो बनाने की, अगर ये भाई साहब हमें थोड़ा टाइम दे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और भी ऐसी अगर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि साहिल भाई और ऐसी वीडियो बनाओ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते थे कि साहिल भाई कि लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं और करते क्या हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस, बाय।